व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी ऑन फायर मोड। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, इंजीनियर रिवील चैनल से है। तो और वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने जैसे हिंदुओं को जो बेहोश पड़े हुए थे उनको एक आस दे दी है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स देखने के लिए मिले हैं हरियाणा इलेक्शन में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं और थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद हिंदू और इलेक्शन में क्या चेंजेस आए थे, क्या इसका इफेक्ट पड़ा था, साथ ही साथ बीजेपी में क्या चेंजेस आए हैं। भाई हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस इलेक्शन में जब योगी आदित्यनाथ कैंपेनिंग कर रहे थे तो उसमें एक उन्होंने बयान दिया था। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, ये वो दिया था नारा, है ना। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसने बहुत सारे लीडर्स के अंदर एक जोश भर दिया है। जैसे कि आप नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी भी अपने अलग ही फॉर्म में आ चुके हैं। उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है, जाति जाति ये करो वो करो, जाति 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 से ही शुरू करती है सबसे पहले। हाँ, ये मैंने देखा है, हर भाषण जाति से शुरू होता है। हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहे। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने जैसे कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया कि उनके बयान के बाद एक एक करके जो लीडर्स हैं वो उसी लाइन में आते चले जा रहे हैं। और ये जो एक तरीके का योगी आदित्यनाथ ने ट्रेंड सेट किया था, ये कोई नई बात नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए। उन्होंने पहले हिस्ट्री में भी बहुत बार एक ट्रेंड सेट किया हुआ है। अगर हम बुलडोजर की बात करें, बुलडोजर एक्शन की बात करें, या फिर हम बात करें इंस्टेंट एक्शन की किसी देशद्रोही के ऊपर, किसी टेररिस्ट के ऊपर या फिर किसी दंगाई के ऊपर। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ का ये जो बुलडोजर मॉडल है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हुआ है। और कई सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन्होंने भी इस मॉडल का इस्तेमाल किया था दंगाइयों को रोकने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए। इस बार जब योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग किया था, उन्होंने हरियाणा के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके कैंपेनिंग किए थे। तो टोटल उन्होंने करीबन 14 कैंपेन्स किए थे और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने कैंपेन किए
उन 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी जीत गई। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पे बीजेपी जीते, उनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे थे जहां पे कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि बीजेपी जीत भी सकती है, जैसे कि सोनीपत, आसांद कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतती है, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वैसे अनएक्सपेक्टेड तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही था, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड खिलाड़ी थे जो कि राजनीति करने लग रहे थे अपने खेल को छोड़कर, और इन्होंने सोचा था कि भाई राजनीति में कूद जाते हैं, खेल छोड़ देते हैं और यहाँ पे आकर जात पात का ये जो राजनीति है, डिवीजन पॉलिटिक्स है, इसको करने के बाद हम अपना हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन इनकी तो पूरी नैया ही डूब गई। योगी और मोदी जी ने जो भाषण दिए थे, जो स्टेटमेंट्स दिए थे, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था इस पूरे इलेक्शन को। और इस चीज से एक बात तो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि भाई अब लोगों को समझ में आ रहा है कि डिविजिव पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस किस तरीके से करती है, और इस डिविजिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वो कैसे रूल करती आ रही थी। और उनका इस बार भी एजेंडा वही था कि डिविजिव पॉलिटिक्स को यूज करके हम लोग रूल करेंगे। लेकिन लोगों ने इस डिविजिव पॉलिटिक्स को समझ लिया और इसको रिजेक्ट कर दिया। और एक कहावत है ना कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, तो कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला। वैसे योगी जी सिर्फ धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। योगी जी का अक्सर बयान आपको दिखाई देता है कि वो प्रो नेशन होते हैं, मतलब वो राष्ट्र की बात करते हैं। जो लोग राष्ट्रवादी हैं उनको समझ में आता है, वो लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो एक्शंस लेते हैं वो हमारे देश के हित के लिए होता है। योगी जी ने बांग्लादेश का भी एग्जांपल दिया था कि भाई देखो बांग्लादेश के अंदर आखिर चल क्या रहा है, बांग्लादेश में किस तरीके से तख्ता पलट किया गया, और हमारे भारत देश के अंदर भी यही सेम चीजें एग्जीक्यूट करने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। इनफैक्ट कई सालों से चलती आ रही है, और इस चीज को अगर हमें रोकना है तो हमें यूनाइटेड रहना होगा। साथ में जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर कर दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है, उनका जो डिविजिव पॉलिटिक्स है वो आखिर काम कैसे करता है, वो किस तरीके से हिंदुओं को अलग अलग कास्ट में डिवाइड करके उनका जो वोट है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें कि कांग्रेस इस डिविजिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि आप कर्नाटक के लिंगायत कम्युनिटी की बात कर लो, या फिर जितनी आबादी उतनी हक वाले कैंपेन की बात कर लो, आप इनकी डिविजिव पॉलिसी को बड़े आराम से डिकोड कर सकते हैं। ये लोग सारा दिन चलाते रहते हैं कि हमें कास्ट सेंसस करवाना चाहिए, कास्ट सेंसस करवाना चाहिए, लेकिन ये उस राज्य में कास्ट सेंसस की बात नहीं करते हैं जिन राज्य में इनकी गवर्नमेंट है। ये लोग उसी राज्य में कास्ट सेंसस की बात करते हैं जहां पे इनकी गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम कर्नाटका की बात कर ले तो भाई कर्नाटका में कई सालों पहले कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाया। और जब इनके सीएम से पूछा जाता है तो भाई वो अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। और अगर कास्ट सेंसस करवा देने से लोगों का भला हो जाता है, जो ओबीसीज है उनका भला हो जाता है, जो SC ST है उनका भला हो जाता है, तो फिर आप जिन राज्यों में रूल करते हैं वहां पे कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाते हैं? इसके साथ साथ आप लोग जितने सालों से देश पे राज कर रहे थे, हमारे देश की गद्दी पे बैठे हुए थे, तो इतने सालों से आपका दिमाग क्यों नहीं खुला कि भाई कास्ट सेंसस करवा देते हैं, देश तो ऐसे डेवलप हो जाएगा, अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन इतने सालों में आज तक ये ज्ञान आपको नहीं आया कि कास्ट सेंसस करवा देना है। अच्छा, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था ना कास्ट सेंसस। अब ये बताइए कि बिहार में क्या चेंजेस आ गए इस कास्ट सेंसस के कारण? ऐसा क्या डिफरेंट हो गया जिसको ये लोग इतना हो हल्ला मचाते हैं कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए, कास्ट सेंसस चाहिए? अब ये जो कांग्रेस की डिविजिव पॉलिटिक्स है, इसके बारे में और भी बहुत सारे लीडर्स आवाज उठाते आ रहे हैं, जैसे कि पवन कल्याण। नरेंद्र मोदी के बाद पवन कल्याण ने भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से डिविजिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करती है, वोट को बांटकर अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए। तो इस डिविजिव पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने का बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प कर रहा है ऐसे स्टेट्स में जैसे कि हरियाणा, जहां पे कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और जो वोटिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। योगी जी ने इस बार जो भाषण दिया था, इस भाषण के कारण उनका इन्फ्लुएंस तो बढ़ा ही है लोगों के बीच में। इसके साथ साथ पहले भी योगी जी ने बीजेपी के लिए कई बार कैंपेन की है, अलग अलग स्टेट में जाकर उन्होंने कैंपेन किया है, और जहां जहां पे उन्होंने कैंपेन किया है वहां पे रिजल्ट बहुत तगड़े आए हैं। और इस चीज के कारण हिंदुओं के सामने एक नया चेहरा आ रहा है, एक चेहरा पहले से प्रिपेयर्ड है जो कि हिंदुओं के लिए और राष्ट्रवादियों के लिए आइकन बन रहा है। क्योंकि योगी जी जो देशद्रोही हैं और जो दंगाई हैं उनका इलाज इंस्टेंटली करते हैं। आपने कंप्लेन किया और कुछ ही समय के अंदर उनके ऊपर एक्शन होता है। और भाई लोग, हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा लीडर हो जो कि स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सके, क्योंकि इतने सालों में हमने देख लिया है कि भाई जो दंगाई होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो कई बार हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं या फिर हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। गलती से उनके ऊपर कोई एक्शन हो भी जाता है, FIR हो भी जाता है, तो वो कुछ ही समय के बाद तुरंत बेल पे बाहर आ जाते हैं और फिर से वही काम करते हैं। वैसे आप लोग फ्यूचर में योगी आदित्यनाथ को किस पोस्ट के ऊपर देखना चाहेंगे और उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीडियो बढ़िया थी। और कास्ट कर जो लास्ट का क्वेश्चन था ना, आप कौन सी पोजीशन में देखना चाहते हैं? मैं तो प्राइम मिनिस्टर देखना चाहूंगा,
क्यों? क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि जो आपकी वो होती है देश की पहचान, जो होती है, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वो आपका लीडर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप क्या होता है, काम करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे, हर एक चीज होंगे जो बात अलग अलग लेवल पर करते हैं, डिप्लोमेसी भी होती है, लेकिन फेस जो होता है ना कंट्री का, वो दमदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, ताकि आगे वाला देश भी सोचे, 10 बार सोचे कि हमने कोई पॉइंट मार दिया या कोई कुछ बोल दिया तो आगे वाला सहम कर जवाब देगा। ऐसा होना चाहिए, वहां से कुछ बात आई ना तो एकदम से रुको, सीधी सी बात हो। और वही चीज आज के टाइम पर मोदी जी की सबको पसंद आती है। और उनकी बात अगर बात करूं तो योगी जी में वो चीज है कि वो नेशन कम्स फर्स्ट वाली बात, और वो हमेशा ये बहुत अच्छी बात है कि धर्म को लेके चलना और बंटना नहीं है। और ये पॉलिटिक्स जिसमें आप बट के चलोगे ना तो वोट अपने आप डिवाइड हो गए भैया, पहली बात तो। और छोटी राजनीति में जब से मोदी जी आए ना, इस देश में बहुत सारे लोगों का ना एक विजन चेंज हुआ है कि हमें प्रो नेशन सरकार चाहिए जो देश हित में काम करे और नेशन को आगे लेके जाएं। हम जब तक हम सिर्फ इसी चीज की राजनीति करते रहेंगे ना कि हम गरीब हैं, हमें गरीब को उठाना है, जितनी आबादी उतना हक, नहीं हो सकता। गरीब के लिए नो डाउट सरकार कर रही है और करती रहेगी, लेकिन आपको ऐसे, मेरे को तो लगता है ऐसे लोगों से खासकर बचो जो ये कहते हैं ना कि हाईवे बनने से किसका फायदा है, इससे किसका फायदा। अरे भाई साहब, हाईवे बनेंगे तो जो इंसान अपने ऑफिस लेट पहुंचता था वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, जिस कंपनी का सामान लेट पहुंचता था वो जल्दी पहुंचेगा, हर एक चीज फास्ट ट्रैक होंगी, कम्युनिकेशन बढ़ेंगे। तो अब ना लोग समझ रहे हैं कि नेशन का डेवलपमेंट से कैसे फायदा होता है और कैसे लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे गाँव से फसल वगैरह आती है, सब्जी आती है, इतने आदि तो रास्ते में ही सड़ जाए अगर जिस हिसाब से वो। एक चीज छोटी सी और बोलूंगा मैं कि एक चीज समझना, कुछ लोगों की राजनीति ना बहुत पुरानी आउटडेटेड वर्जन हो गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है पुरानी जिस तरह की राजनीति आज कर रहे हो ना नहीं चलेगी। वो पुराने टाइम में लोगों को सिखाते थे, अब क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब लोगों भाई राजनीति अब ये समझना है कि आम इंसान को ना ये नहीं चाहिए कि ये मेरे कास्ट का नेता है वो है। लोगों को नो डाउट कास्ट देख के वोट लोग देते हैं, लेकिन अब लोगों को ये भी है कि विश्वास पार्टी में किस में ज्यादा आता है आपको, कि क्या ये बेहतर पार्टी है हमारे लिए, क्या ये प्रो नेशन है, क्या ये देश के हित में बात कर रही है, क्या इससे हमारा ओवरऑल फायदा होगा। नहीं तो मुद्दे तो लोगों के पास बहुत है, टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग भी तरीके से चलते, ग्राउंड लेवल देख के भी काम करते हैं। और बटो मत भैया, एकजुट रहो। एकता की जो पावर बताई जाती है, बचपन से सीखा है हमने कि एक लकड़ी लाए तो टूट जाती है, बहुत इकट्ठे होते नहीं होती है। बहुत किताबों में पढ़ लेते हैं हम, जहां बात आती है इंप्लीमेंट करने की ना, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई भाई ने, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी समझी होगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो और वीडियो शेयर करना ना भूलें।